जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उस अध्याय का नाम है जो कि अध्याय नंबर 3 है कक्षा 8वीं की इतिहास की किताब का, और नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब क्योंकि आपने पिछले अध्याय में ये पढ़ लिया था अच्छे से कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से अपने आप को यहाँ पर शासन चलाने के लिए भी स्थापित कर लिया था। मतलब वो लोग शासन भी चलाने लग गए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्यों को बड़ा भी कर लिया, अपने एरिया को बड़ा करा, और कहीं कहीं पर उन्होंने अपने राजा भी बिठा दिए, रेजिमेंट बना दिए गए। तो भाई शासन कैसे चला रहे थे वो लोग? तो सबसे पहले अब वो कहाँ जाएंगे भाई? ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र पर किस प्रकार से शासन चलाया उन्होंने, हम इस वाली वीडियो में उसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और आपसे फिर वही गुजारिश कि आप क्या करेंगे, आप लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो आपने क्या करा था ना, रॉबर्ट क्लाइव की बातें पढ़ी थी, है ना। तो चलो देखो, ये देखो, ये एक बैठे हुए हैं यहाँ पर। कौन बैठा हुआ है भाई? रॉबर्ट क्लाइव बैठा हुआ है और यहाँ पर एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए जा रहे हैं। कह रहे 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, कि भाई वो जो है उन राज्यों को, बिहार और उड़ीसा को, ठीक है, उसके क्षेत्र को अब किसके अंडर में कर दिया जाएगा? अंग्रेजों के अंडर में कर दिया जाएगा। तो इसका दीवानी एक फरमान जो है यहाँ पर वो ले रहे हैं और इसको एक उत्सव के रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आपको कहीं भी यहाँ पर हिंदू दिख रहे हैं, मतलब हिंदू कहने का मतलब है कि क्या भारतीय दिख रहे हैं? वो नहीं दिख रहे, बहुत कम दिख रहे, है ना भाई। बस एक टेंट के अंदर इन्होंने अपना सारा काम कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। अब देखो है कंपनी दीवान बन गई। पिछले अध्याय में हम इसको पढ़ चुके हैं, मतलब यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे क्या क्या करा उन्होंने, उस पर हम जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप भी साथ ही साथ चल रहे होंगे। अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको देखिएगा ज़रूर। प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप देख लेंगे, इतने तो आप समझदार हैं ही। चलिए शुरू करते हैं। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। कब किया गया भाई? 12 अगस्त 1765 को। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। कह रहे कि भाई ये जो टाइम सब कुछ हुआ ना, जब ये दीवान उनको बनाया जा रहा था, तो जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह किए जा रहे थे या जो भी नियम कानून, जो भी चीज़ें चल रही थी उस वक्त, कह रहे उस वक्त मुट्ठी भर अंग्रेज थे, मतलब थोड़े बहुत अंग्रेज, कुछ हिंदुस्तानी, और ये सब कहाँ हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के तंबू के अंदर। मतलब सब कुछ अंदर ही हुआ, कुछ बाहर नहीं हुआ। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है, जो कि आपने जस्ट ऊपर देखा। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। तो भैया देखो, अब राजा हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, जब उसके अंडर में कोई काम करेगा या उसके लिए करेगा, तो वो तो उसको अच्छा ही दिखाएगा कि इतिहास में जो है लोग उसको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने। पर असली मंशा क्या है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता। तो सेम उसी चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए एक निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी, और किस तरह से उन्होंने हासिल किए ये तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया था। तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, अगले अध्याय आपको समझ में नहीं आएंगे। आगे देखिए, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। दीवान बनने के बाद हुआ क्या बेसिकली, कि जिस एरिया का इनको दीवान बनाया गया, बंगाल का, बिहार का या उड़ीसा का, कह रहे वहाँ के जो आर्थिक मामले थे, मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जैसा कि व्यापार उनके हाथ में चला गया, है ना, टैक्स वगैरह जो है वो उनके हाथ में चला गया। अब उसे कंपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना रह गया था इनका, कि भाई अब एक काम करते हैं, अपने अंडर में तो पावर आ गई, तो हम एक काम करते हैं कि किस तरह से कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसके तहत, जिसके अंतर्गत हम लोगों को नियमित आमदनी भी मिलती रहे और शासन चलाना भी आसान हो जाए उस एरिया के ऊपर। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बहुत खर्चे जो है वो पूरे किए जा सके, क्योंकि भाई अब धीरे धीरे कंपनी बढ़ती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी, सेना उसमें बढ़ रहे थे, लोग आम नागरिक जुड़े जा रहे थे, व्यापार उनका बढ़ रहा था, तो भाई खर्चा बढ़ रहा था। कह रहे कि यार ऐसा जुगाड़ ढूंढो कि ये जो खर्चा है ना, ये हम कलेक्ट कर लें यहाँ पर, तो ये हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना बने। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। अब देखो, साथ साथ में क्योंकि शासन भी करना है और साथ ही साथ व्यापार भी करना है, तो दोनों चीज़ों के लिए इन्होंने एक बढ़िया जुगत लगाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने लगानी शुरू करी। तो कुछ व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, तो मुनरो व्यवस्था इसी में आप पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। आगे देखिए क्या बोला गया है
कि समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 2 युद्ध ऑलरेडी वो लड़ चुके थे और बहुत सारे विद्रोह वो झेल चुके थे। तो वो ये चीज़ नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। कोई एक राज्य है, कोई एक क्षेत्र है, भाई देखो कुछ भी कहो तो अंग्रेज तो थे बाहरी, इतनी जल्दी उस पर भरोसा तो कोई नहीं करेगा। और जो ऑलरेडी वहाँ के राजा थे या जो जमींदार थे, जो शासन वहाँ पे चला रहे थे, वो अभी भी लगभग ताकतवर थे, क्योंकि लोग उनके फेवर में है। भाई जनता आपके फेवर में जिस दिन आ जाएगी ना, जिस दिन आपके फेवर में लोग आने लगेंगे, उस दिन आप जीतने लगोगे अपने आप ही। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको कहीं कुछ कहना है, बार बार समझाना है, बेहतर क्या है कि आप काम करो बहुत अच्छा, कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करो कि लोग आपके फेवर में अपने आप आने लगे। वही अंग्रेज यहाँ पर चाहते थे। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ही मेन व्यक्ति हो चुके थे। जैसे किसी का लीडर है भाई, अगर उसको मार दिया तो विद्रोह हो सकता है वहाँ पर, है ना। अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो जाएगा, विद्रोह। जबकि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे, वो शांति से अपना काम करना चाहते थे कि भैया आप हम मतलब टैक्स के रूप में हम आपसे तो चीज़ें वसूल कर ही लेंगे, साथ ही साथ हमें अपना व्यापार भी करना है, तो युद्ध नहीं चाहिए। युद्ध को जितना टालना चाहते थे ना, वो उतना टालते थे। अब यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के साधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई। इसमें नील की खेती आप पढ़ोगे, कैसे उन्होंने नील की खेती करानी शुरू करी। तो आप समझ गए कि हम इस अध्याय के अंदर इस वीडियो में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो उन्होंने शासन करना अब शुरू कर दिया था, जो कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, तो शासन के अंतर्गत अब ऐसा थोड़ी कि तुरंत आओ आप रूल करने लगोगे, ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि बगावत तो होनी है, विद्रोह तो होना ही है। तो हर चीज़ को दबा के भी रखना है, लोगों में अपनी अच्छी पहचान भी बनानी है, तो लोगों को अधिकार भी देने पड़ेंगे। लेकिन भैया आपको अपना आय का संसाधन भी जुटाना पड़ेगा कि आप कैसे कमाओगे, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। वो सब कुछ उन्होंने कैसे तय करा, हम इस अध्याय में, इस वीडियो में उसी को पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से सीट की पेटी हम बांध लेंगे और चलेंगे अपने टॉपिक जो इस वीडियो की शुरुआत करेगी, अब यहाँ से इस अध्याय की शुरुआत करेगी, वो है कंपनी की आमदनी। किस तरह से कंपनी ने अपनी आमदनी, अपना मुनाफा तय किया। देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। मतलब अभी भी वो अपने आप को सत्ता संभालने वाली एक व्यक्ति या संस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापार चलाने वाले ग्रुप के रूप में मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, क्योंकि भैया मेन तो कार्य यही था। जो व्यापार करने आया हुआ है उसके दिमाग में तो केवल यही रहेगा कि भाई जितना पैसा मिल सके उतना लिया जाए। तो भारी भरकम लगान तो उनको चाहिए था, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में उनको काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी। मतलब उनका आकलन करना, एनालाइज करना कि किस हिसाब से, किस एरिया से कितने पैसे लिए जा सकते हैं, कितने लेने चाहिए, वसूली कौन करेगा, किस तरह से वसूल किया जाए। तो इसकी एक व्यवस्था बनानी थी उनको, रेगुलर एक सिस्टम बनाना था। उसमें उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे, क्योंकि इन दोनों ही कपड़ों की मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर बहुत महंगे दामों पर वो बिकती थी। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था, डबल हो गया, है ना। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी भारत के अंदर। ठीक है, 1765 से पहले क्या कर रही थी वो, बक्सर की लड़ाई से पहले, कि ब्रिटेन से वो सोना और चांदी मंगाती थी और भारत में उसके बदले, सोना और चांदी के बदले जो है वो चीज़ें लिया करती थी। लेकिन इससे काफ़ी नुकसान होता था उनको। अब वो बंगाल में क्या हो गए, दीवान बन चुके थे। तो दीवान बन चुके थे तो उन्होंने यहाँ पर टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब उसी इकट्ठा होने वाले पैसों से निर्यात किए गए चीज़ें खरीदी जाने लगी। तो अब उन्होंने ब्रिटेन से सोना और चांदी मंगाना छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब उसको पैसा जो बंगाल से राजस्व आ रहा था वो लोगों पे खर्च नहीं किया गया उसको, बल्कि कंपनी अपने खर्चे पर उसको खर्च करने लगी। कारीगर गांव छोड़ करके भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ रही थी, जबरदस्ती। किसान अपना लगान चुका नहीं पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। खेती चौपट होने की दशा में आगे बढ़ रही थी। ये देखो एक इमेज है यहाँ पर, ये उस टाइम का चित्र नंबर 2, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। अब हाट वो एरिया होता है जहाँ पर बाजार वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग बाजार लगे हुए हैं, लोग जो है बैठ करके सामान बेच रहे हैं। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि भाई ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर, अरे यार ये क्यों आ जाता है बार बार। हाँ, अब ये नीचे हार्ट है तो देख लिया आपने। तो ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने के लिए और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजार में आते थे। जैसे कि आज के टाइम में भी नियमित रूप से बाजार लगता है ना, जहाँ पे सामान बेचे जाते हैं। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। भाई लोग ही नहीं है तो सामान नहीं मिल रहे थे, सामान बहुत सस्ते और आम नागरिक को बहुत ही महंगे मिल रहे थे। ये आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। अब कारीगर वगैरह भाग गए, किसान जो है लगान नहीं चुका पाए, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है बंगाल में होने लगी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दी। सोचो 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा जहां पर 1 करोड़ लोग मर चुके थे। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। 1/3 हिस्सा जो है आबादी का वो समाप्त हो चुका था। इतना तगड़ा अकाल जो है यहाँ पर लग गया था। लेफ्ट हैंड में आपके एक और इमेज है, यहाँ पर चार्ल्स कार्निवलिस का जो है इमेज है यहाँ पर। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत का ये गवर्नर जनरल था। अब स्थायी बंदोबस्त, तो ये इसी की हम इसमें बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से बंदोबस्त किया, किस प्रकार से सेटलमेंट्स क्रिएट करे कि हमें फिक्स अमाउंट दे दीजिए या कैसा अमाउंट दे दीजिए। क्योंकि उनको ना बेसिकली राज नहीं करना था, पूर्णतः मजबूरी थी उनको कि उनको राज करना पड़ा यहाँ पर। बाकी तो वो बस पैसा चाहते थे, जो भी ऐसा चीज़ मिल जाए जिसमें पैसे मिलेंगे ना उनको, वो वही काम करते थे। आगे देखिए बोला गया खेती में सुधार की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत। अब क्योंकि किसान भाग रहे हैं, किसान जो है वो लगान चुका ही नहीं पा रहे हैं, मतलब खेती में दिक्कत हो रही है। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? भैया किसी राज्य की अर्थव्यवस्था, किसी राज्य का बाजार जो चल ही नहीं रहा है तो वहां से राजस्व कैसे मिलेगा अंग्रेजों को? ऑब्वियस ही बात है नहीं। जब कुछ बिक ही नहीं रहा है, कुछ मुनाफा ही नहीं आ रहा, तो लोग पैसे तो चुका नहीं पाएंगे। बेशक आप मार दो, 1 करोड़ लोग तो वैसे भी मर गए ना काल के अंदर। तो कंपनी को क्या करना पड़ा? खेती में सुधार करने का जो है उन्होंने निश्चय किया कि भाई खेती में हम धीरे धीरे क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब खेती बढ़ेगी तो फिर लोग वापस आएंगे, यहाँ पर लोग वापस आएंगे तो खेती करेंगे दबा करके, तो भाई टैक्स हम ले लेंगे उनसे, है ना। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली, यानी कि लगभग 20 साल तक इस पर बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, परमानेंट सेटलमेंट जो है उन्होंने लागू किया। अब देखो ये सवाल सीटेट में भी पूछा गया है कई बार कि ये स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत उन्होंने क्या करा और इसे लागू कब किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1793 में इसको लागू किया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया? इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। मतलब अब राजा नहीं रहे बल्कि क्या बन गए? जमींदार बन गए। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया कि भाई आप क्या करोगे ना, आप किसानों से आप वसूलो टैक्स, ठीक है, और हमको ला करके टैक्स दे दो। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। स्थायी रूप से कि भैया आपको फिक्स अमाउंट, एक राजा को बोला कि आप हमको 5 लाख रुपए ला करके महीने या सालाना दोगे। अब वो 5 लाख रुपए आप कैसे लेते हो वो हमें नहीं पता। आप 10 लाख लो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें को कितना चाहिए? 5 लाख रुपए चाहिए। मतलब हमें फिक्स अमाउंट, एक परमानेंट अमाउंट चाहिए परमानेंट टाइम के अंदर। इसी को बोला गया स्थायी बंदोबस्त। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था, बढ़ाना भी नहीं था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के फायदे में रहेंगे। क्योंकि भैया हम टैक्स बढ़ाएंगे नहीं तो उससे क्या होगा? लोग ज़्यादा काम करेंगे। चलो ठीक है, इतना दे देंगे, इतने के बाद जो है सब कुछ हमारा। लेकिन भाई इसमें भी समस्या आ गई। इसमें समस्या क्या थी? मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। मतलब एकदम पहला ही परमानेंट सेटलमेंट फिक्स अमाउंट इतना ज़्यादा कर दिया कि भाई उसी में दिक्कत होने लगी, तो लोग ऊपर क्या कमाएंगे, है ना। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, मतलब वो राजस्व नहीं चुका पाया, तो ज़मींदारी जो है उनकी ज़मीन जो है वो छीन लेता था। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम भी कर चुकी थी कि भाई और ज़मीन को छीना, फिर पैसा कमाने के लिए क्या कर देती है? नीलाम कर दिया। कह रहा भाई ये भी कर लिया। लेकिन यार ऐसे भी तो काम नहीं चलेगा ना, है ना। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात काफ़ी ज़्यादा बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे
जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब देखो, खेती बढ़ने लगी मतलब अब आमदनी बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है लेकिन टैक्स जो है कंपनी को वो फिक्स मिल रहा है। अब वो क्या कर सकती थी कि भैया तो राजस्व में वृद्धि करो। अब राजस्व में वो वृद्धि तो कर नहीं सकती थी, क्यों? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के तहत उन्होंने ये चीज़ फिक्स कर दिया था। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मतलब अभी भी जमींदार जो राजा थे वो ये नहीं सोच रहे थे कि जमीन को बेहतर बनाएं, बल्कि अभी भी वो अपनी जेब भरने के बारे में सोच रहे थे, है ना। इससे ज़्यादा तो वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। पैसा चीज़ ही ऐसी है भाई। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। सोचो, शुरू हुआ और वो चुका नहीं पाए तो जमीन तो उनकी चली गई। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब भाई जिन्होंने स्टार्टिंग में चुकाया नहीं उनकी तो जमीन बिक गई, नीलाम कर दी गई, लेकिन जो बच गए थे किसी भी प्रकार से अब उनको हो रहा है मुनाफा, है ना। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उससे लगान वसूल सकते थे उन्हें जमीन में सुधार की कोई परवाह थी नहीं। ऑब्वियस ही बात है भाई, जब जमीन से पैसा आ ही रहा है तो अभी उसमें क्या ही सुधार करेंगे। जब हम लोगों की ना ये पुरानी आदत रही है कि जैसे अभी ऑक्सीजन बढ़िया से मिल रहा है तो हम वेस्ट बहुत कर रहे हैं, पानी बहुत बढ़िया से मिला हमने वेस्ट कर दिया। अब जब उसका क्राइसिस आ गया, उससे दिक्कत होने लगी तो अब हम पानी बचाओ, ऑक्सीजन बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग को ये सब हम प्रोत्साहित करना शुरू कर देते हैं। ये स्टार्टिंग से हमारी ऐसी आदत रही है। तो जब जमीन में से पैसा आ रहा है तो तब जमीन को किसी ने सुधारने की सोची भी नहीं। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों के लिए तो भाई नुकसानदेह है, क्योंकि उनके लिए तो भाई ये काफी मुश्किल हो चुका था। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। कभी भी जमीन छीन ली जाएगी अगर उन्होंने लगान चुकाया नहीं। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था कि भैया निकलो। तो मतलब जमीन हड़पने का एक तरीका था। महाजन वो व्यक्ति होता है जो पैसा देता है ब्याज पर। तो भैया सोचो, ब्याज का पैसा उतारने के लिए भी ब्याज पर पैसा लेना पड़ रहा था। तो ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कर्जे में जाते रहे, जो कि अंग्रेजों को यहाँ पर दिक्कत, देखो किसानों को दिक्कत हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि अब खेती बढ़ चुकी है और अंग्रेज अब फिक्स अमाउंट ले रहे हैं। तो अंग्रेज तो ये नहीं चाहते थे ना, अंग्रेज तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहते थे। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो इस बंदोबस्त को खत्म कर देंगे, इस व्यवस्था को खत्म करेंगे, एक नई व्यवस्था लेकर के आएंगे। हम नई व्यवस्था पढ़े उससे पहले देख लेते हैं एक वर्ड आया महल। महल का मतलब होता है ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई है। बहुत ही महल जहाँ पे राजा रहता है ना, यह एक गांव या गांव का एक समूह होता था, उसको इसको कहा जाता था महल। कि एक गांव को महल बोल दिया गया या उसका जो समूह है उसको क्या बोल दिया गया, महल। चलो ये सब कुछ तो हो गया। मतलब आपने परमानेंट सेटलमेंट तो देख लिया, ठीक है, लेकिन यार उससे अंग्रेज खुश नहीं हुए। उस टाइम तक तो उनको मजा आया, लेकिन भाई जब बाद में लोग कमाने लगे तो उनको रहा कि नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें ना आमदनी बढ़ानी है। तो उस वक्त मद्रास का गवर्नर था टॉमस मुनरो। तो मुनरो ने मुनरो व्यवस्था बनाई, ठीक है। तो एक नई व्यवस्था 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती थी तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, खर्चा तो बढ़ता ही जा रहा है, तो परमानेंट सेटलमेंट से तो उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो उनके दिमाग में तो आएगा ना कि भाई चीज़ें बढ़नी भी चाहिए। जब भाई सबकी कमाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ना चाहिए। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इस इलाके ज़्यादातर हिस्से जो है आपके टाइम में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, कह रहे इसके लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में एक गांव महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचा करके रखना चाहिए। मतलब गांव को खत्म नहीं करना चाहिए। गांव जो है एक महत्वपूर्ण संस्था कहलाती है सामाजिक तौर पर, तो कह रहा उसको आपको बचा के रखना चाहिए। इसकी बात किसने करी, होल्ट मैकेंजी ने। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों में रीति रिवाजों को दर्ज किया कि किस किस गांव में किस प्रकार के रीति रिवाज जो है मनाए जाते हैं। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह को क्या बोला गया, महाल, ठीक है, इससे वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। मतलब अब प्रति व्यक्ति के ऊपर नहीं लगा करके बल्कि समूह के ऊपर जो है वो राजस्व इकट्ठा किया गया।
इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, मतलब हर एरिया से एक जैसा नहीं। भाई किसी एरिया में व्यापार खेती बहुत अच्छी हुई तो वो लोग तो चुका देंगे, लेकिन जहाँ पर नहीं हुई वहाँ पर क्या होगा, तो इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया उसके अंदर कि जहाँ से ज़्यादा हो रही है वहाँ से ज़्यादा ले लेंगे, जहाँ से कम हो रही है वहाँ से कम ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने किया। बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई कि भाई जब टाइम मिलेगा हम उसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसको बढ़ा घटा सकते हैं। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया। अब जमींदार से छीन करके किसको दे दिया गया, गांव के मुखिया को। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो पहले आया परमानेंट, उसके बाद आया महालवारी बंदोबस्त। इसके तहत क्या करा गया, तो जमींदार से राजस्व इकट्ठा करने की का जो पावर था उसको लेकर के किसको दे दिया गया, गांव के मुखिया को। और थोड़ा सा जो है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई कि हम इसके अंदर संशोधन कर लेंगे, कभी हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, मतलब स्थायी बंदोबस्त को यहाँ से हटा दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ करी उन्होंने। इसके बाद आता है मुनरो व्यवस्था। इसमें क्या करा गया, तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी यानी कि रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा करके भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, मतलब और डेवलप करा, और धीरे धीरे पूरी दक्षिणी भारत पर इस व्यवस्था को उसने लागू कर दी। ठीक है, ये फोटो आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, मतलब वो जमींदार नहीं रहते जो स्टार्टिंग से यहाँ पर रह करके आए, मतलब जिनकी परंपरा के अंदर ही जमींदारी रही है, कह रहे वो नहीं रहते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि यार हम एक काम करते हैं ना, हम ना ही जमींदारों को बोलेंगे कि भाई आप हमें टैक्स कलेक्ट करके दो, ना ही हम गांव के मुखिया को बोलेंगे कि आप हमें टैक्स कलेक्ट करके दो। हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट ही किसानों से, रैयत का मतलब होता है किसान, किसानों से ही बंदोबस्त कर लेते हैं। ठीक है, कि भैया आप हमें डायरेक्ट जो है टैक्स पे करोगे। जो पीढ़ियों तक जमीन पर खेती करते आ रहे थे, मतलब किसान वही हो गए जिनकी पीढ़ी उसी जमीन पर खेती कर रही है, उसी से डायरेक्टली क्या ले लो आप, टैक्स ले लो। तो राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल चूस लो उनको, ऐसा नहीं, बल्कि क्या करो आप उनकी तरफ थोड़ा सा दया भावना भी रखो। ठीक है, तो ये व्यवस्था ही सबसे पहले आया हमारा स्थायी बंदोबस्त, फिर महालवारी, फिर मुनरो व्यवस्था जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था भी बोलते हैं। ये तीनों ही व्यवस्था जो है आपको सीरियल वाइज याद होने चाहिए, और तीनों में ही क्या डिफरेंसेस हुए ये आपको पता होने चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अदरवाइज तो भाई कोई बात नहीं। अब है कि सब कुछ ठीक नहीं था, इतना सब कुछ करने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, रैयत बोले तो किसान, ठीक है, वो गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे, मतलब वहां पर अब लोग ही नहीं है। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। भाई उनसे टैक्स ही आप इतना वसूलने लगे कि भाई उनको वहां से जाना पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अब यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसल भी पैदा की जा सकती है। मतलब भारत के अंदर उन फसलों को उगाया जाएगा जो यूरोप में काफी ज्यादा डिमांड में रहती हैं। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। ठीक है, अफीम और नील की खेती जो है यहाँ पर दबा के उन्होंने करना शुरू कर दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे कि भाई जबरदस्ती उनसे उन्हीं फसलों को उगाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि भाई वो उन फसलों को यूरोप में बड़े मोटे दाम पर बेच सकते थे, क्योंकि डिमांड उनकी यूरोप में थी। जैसे कि बंगाल में पटसन की खेती, असम में चाय की खेती, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती, पंजाब में गेहूं की खेती, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास की खेती, मद्रास में चावल की खेती। ये जबरदस्ती उनसे करवाया गया। अब इतना जबरदस्ती जो है ये करवाया गया, तो कहा गया कि यह कैसे किया गया। अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की एक पद्धति को अच्छी तरह से समझे।
हम उसको समझे इससे पहले हम चित्र 5 और 6 को देख लेते हैं, जहाँ पे सूती कपड़े पर ये छापे बना रखे हैं ना। तो आप देख सकते हो एक कलमकारी छापा है यहाँ, जो कि चित्र 5 में दिखा रखा है। कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत के अंदर किस प्रकार से वस्त्रों के ऊपर जो है ये प्रिंटिंग की गई है, डिज़ाइन बनाया गया है। और चित्र 6 के अंदर जो है मारिस कॉटन छापा, यानी ये भी कॉटन के उस पर एक छाप बना रखा है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात चल रही है, जब 19वीं सदी खत्म होने को थी इंग्लैंड में। देख रहे हो कितना मैच कर रहा है ये, ठीक है, इसी की बात की जा रही है। तो इसमें आप रंग देख रहे हो, अलग अलग रंग है इसमें, नीले रंग आपको दिख रहे होंगे दोनों में। अभी नीला रंग आया कहाँ से, इसी की हम बात इसमें करने वाले हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? ये जो कपड़ों में रंग देख रहे हो आप, ये जो नीले नीले रंग देख रहे हो, कह रहे हो क्या इसका भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीर दी गई है, एक तरफ भारत की है और एक तरफ इंग्लैंड की है। कह रहे बाईं तरफ चित्र नंबर 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम्स मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। छापे बना रखे, दोनों तरफ प्रिंट कर रखे हैं, है ना। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। भाई नीला रंग यहाँ से आपको दिख गया तो अब नील की खेती पर आप पहुंच जाओगे, है ना। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, इसको भी जानेंगे हम, ठीक है। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। उससे पहले, भारत से पहले वेस्ट इंडीज जो है वो नील की खेती में सबसे आगे था। लेकिन भाई क्योंकि नील की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी, अब रंगीन कपड़े चलने लगे, तो रंगीन कपड़े चलेंगे, यूरोप में दबा के बिक रहे हैं, तो भाई अंग्रेज तो चाहेंगे ना कि हमें तो पैसा कमाना है, तो रंग उगाना पड़ेगा। अब वेस्ट इंडीज पर तो उनका कब्जा था नहीं, कब्जा था भारत पर। अब डिमांड बढ़ी तो भारत के किसानों से उन्होंने जबरदस्ती नील की खेती करवानी शुरू कर दी, और इतनी करवाई कि विश्व का उस वक्त का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे ज्यादा नील की खेती जो है वो भारत में होने लगी, है ना। अब है कि भारतीय नील की मांग क्यों थी यूरोप के अंदर, ठीक है, भारत का ही नील की मांग जो है वो क्यों की गई थी? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। जो भी कपड़ा उत्पादक थे, जो कपड़े की फैक्ट्रीज थी, वहां पर जो कपड़े रंगे जा रहे थे ना, उसमें भारत का ही नील जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़े मात्रा में ही यूरोपीय बाजार में जो है पहुंच थी, ज्यादा नहीं थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वोड पौधा जो है वो शीतोष्ण है, मतलब ठंडी में उगता है, ठंडे क्षेत्रों में उगता है, इसलिए यूरोप में आसानी से ये मिल जाता था, क्योंकि भाई यूरोप जो है वो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ है, वहां पर ठंडा काफी ज्यादा है, ठीक है, शीतोष्ण एरिया कहलाता है, जबकि भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मतलब वो नील जो है वो मंगाए ही ना, है ना। इस अगर वो नील मंगाएंगे नहीं तो फिर उनका वुड उत्पादक बढ़ जाएगा, जहां पर वो केवल वहां के जो लोकल लोग हैं वो वुड का ही इस्तेमाल करेंगे और उसी से कपड़े की रंगाई करेंगे। लेकिन भारतीय नील की मांग काफी ज्यादा ही डिमांड में रही थी, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। भाई अगर कपड़े में कलर चाहिए तो क्या चाहिए, हमें नील चाहिए। और नील कहाँ से मिलेगा? तो नील मिलेगा आपको भारत से। तो नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, उतना ज्यादा उसके अंदर मतलब कहते हैं ना ब्राइटनेस थी नहीं। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली और जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील की बागान जो है वो सामने आ गए। बागान मतलब बहुत बड़े बड़े एरिए, है ना, जहां पर लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। अब देखो नील की खेती, क्योंकि नील की डिमांड बढ़ने लगी, नील की डिमांड बढ़ेगी तो यार हर कोई क्या करेगा, नील उगाना शुरू कर देगा। डिमांड बढ़ रही है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में काफी इजाफा हुआ। कपास यानी कॉटन का उत्पादन होने लग गया, तो भाई उसको रंगने के लिए अब नील की डिमांड बढ़ गई।
अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति जो है वो शुरू हो गई। मतलब वेस्ट इंडीज और अमेरिका जो है वो नील की आपूर्ति तो करती थी, लेकिन अब डिमांड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो लोग भाई कर ही नहीं पा रहे। तो भाई कर नहीं पा रहे तो उन्होंने ये काम बंद कर दिया, उनसे हुआ ही नहीं। तब जाकर के 1783 से लेकर के 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया, इतना कम कर दिया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब बताओ ये नील कहाँ से मिल सकता था? ब्रिटेन के लोगों को नील चाहिए, जबकि वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने अब मना कर दिया कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। और एक टाइम ऐसा आया कि नील उत्पादन आधा हो गया और डिमांड भाई ज्यादा हो चुकी है, और ब्रिटेन को रंगने के लिए अब नील चाहिए। अब ब्रिटेन का राज कहाँ था? भारत में। अब वो नील की खेती कहाँ पर करवाएंगे? भारत में, भारत के लोगों पर, भारत के लोगों के द्वारा। तो इसी पे अगला टॉपिक आया हमारा कि भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। अब ब्रिटेन ने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। अब देखो यही ब्रिटेन की कठपुतली यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर राज चला रही थी, है ना। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी, क्योंकि भैया इनको तो पैसा ही कमाना था, इनको और करना ही क्या था, है ना। तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। अब बंगाल में ही क्यों फैली? क्योंकि भाई आपको पता है बंगाल के दीवान कौन बन चुके थे? अंग्रेज, है ना। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, जो कि 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। 1788 के अंदर 30% और 1810 में 95%, एक तरफा। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। भाई कंपनी तो पैसा ही कमाएगी ना, है ना। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां भी छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहे कि भैया आप हमसे कर्जा ले लो और क्या करो, नील की खेती करवाओ। और खेती करेंगे कौन? खेती तो अंग्रेज जो है करवाएंगे भारतीय लोगों से जबरदस्ती, है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है नील की खेती जो है यहाँ पर शुरू हुई। अब नील की खेती में दो तरीके थे, निज और रैयत। ठीक है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, हम इसको पढ़ें। इससे पहले चित्र नंबर 7 देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो। ठीक है, अब इस इमेज के बारे में देखो क्या बताया गया है। सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, गुलाम ने बगावत कर दिया वहां पर, और उसकी एक तस्वीर है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ छोटी सी चीज लिखी हुई है, इसको हम देख लेते हैं कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार दिया। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई। जो वेस्ट इंडीज जो है वो नील की खेती जो इतनी ज्यादा करती थी, उस वक्त उनका खत्म होने का कारण कुछ इस प्रकार है, और यही मौका मिल गया था यहाँ पर अंग्रेजों को कि वो इसमें आगे आ जाए। अब नील की खेती कैसे होती थी, इसी के अंदर निज व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था देखेंगे। तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक था निज और दूसरा रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। निज मतलब भाई मेरा प्राइवेट चीज है, ठीक है, तो मैं खुद अपनी मर्जी से क्या करूंगा, अपने ही जमीन पर नील का उत्पादन करूंगा। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूर को काम पर लगा करके नील की खेती करवाते थे। अब निज खेती हो गई इसके अंदर, जिसमें मालिक जो है वो खुद से अपनी मर्जी से उगाएगा। यार इसमें कुछ समस्याएं भी थी। भाई क्या समस्याएं थी? तो बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। निज की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। पहली शर्त उसकी केवल उपजाऊ जमीन। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से बहुत ज्यादा थी। ठीक है, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाए, बहुत ज्यादा तो बड़े खेत आ नहीं पाए, छोटे छोटे खेत आ पाए। अब नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी, मतलब बहुत बड़े बड़े एरिया चाहिए थे। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर
ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया ज़बरदस्ती। और जब ये ज़बरदस्ती किया जाएगा तो इसमें टकराव और तनाव जो है वो ऑब्वियस सी बात है पैदा हो जाएगा। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। भाई आप किसी को जगह से हटा रहे हो, उसके घरों से हटा रहे हो, तो भाई इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, तो वो भी आसान नहीं था। तो बड़े बागान के लिए उन्हें बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत भी थी। बड़ा बड़ा बागान बनाएंगे, वहाँ पर खेती करवाएंगे तो खुद तो करेंगे नहीं, उनको मजदूर भी चाहिए थे। तो मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। और ये दोनों एक ही टाइम पर उगाए जा रहे हैं, मतलब धान भी उगाया जा रहा है, नील भी उगाया जा रहा है, दोनों का समय एक ही है। और दोनों में ही जो है किसान बहुत ज़्यादा चाहिए, मजदूर जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल और बैलों की भी ज़रूरत रहती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी। अब 2000 हल चाहिए तो 2000 लोग चाहिए उस हल को चलाने के लिए, है ना। तो हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, है ना, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल और बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। एक ही समय पे 2-2 खेती की जा रही है और भाई अनाज उगाना ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है। खाएंगे क्या, नील नहीं। तो 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते रहे। भाई उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन जो है वो रेत वाली व्यवस्था के अंतर्गत चली गई। अब बीघा आपने एक वर्ड सुना यहाँ पर, ठीक है, ये मापा जाता है यहाँ पर ज़मीन को। तो ज़मीन की एक माप होती है ये, ठीक है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापते हैं, फुट में, गज में नापते हैं, वैसे बीघा होता है। तो ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था, इन्होंने फिक्स कर दिया, है ना। हर जगह का बीघा अलग अलग है, आप अपने गांव का अलग होगा, शहर का अलग होगा, ऐसा अलग अलग होता है। तो ये तो रहा हमारी निज खेती की बात की निज खेती किस प्रकार से की गई और उसके साथ में जो है दिक्कत क्या आई। तो निज खेती केवल 25% तक की फैल पाई। उसके बाद आया रैयत की ज़मीन पर नील की खेती, तो यानी कि रैयती व्यवस्था। कह रहे इसके तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा करते थे। अब रैयत बोले तो किसान, ठीक है। कई बार वे गाँव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तावेज या दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था, और जिन्होंने साइन नहीं करा तो भाई उसको बहुत महंगा मिलता था, ठीक है। अब यह है कि कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। मतलब जिसने टैक्स लोन लिया है अमाउंट, तो कहेगा भाई उसके 25% हिस्से पर तो आपको केवल नील की खेती करनी है और दूसरी आप खेती उस पर नहीं कर सकते, बाकी भी चीज़ें आप उगा सकते हो, उगा लो, ठीक है। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। बागान का मालिक ही ये बीज देगा और नील की खेती करने में जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे वो भी वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा जो है वो काश्तकारों के ऊपर रखा गया था कि भाई आप क्या करोगे, बीज को बोओगे और जो है साथ ही साथ उसका रखरखाव भी करोगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र नंबर 8 में जो खेती जो है किस प्रकार से की जा रही है, ठीक है। आगे है, जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, और वही चक्र वो हमेशा चलता रहता था कि वो कर्जा लेते थे सस्ते दामों पर, नील की खेती करते थे, फिर जब खेती हो जाती थी तो उसको वो खेती को जब वापस लौटा देते हैं ना भाई, जो भी उगा है उसके अंदर कि भाई ये लो आप रख लो, तो उसको देने के बाद उनको दोबारा से कर्जा मिल जाता था, क्योंकि भाई उनको अपना निजी जीवन भी तो जीना ही था, है कि नहीं। तो ये सब भी उनको करना पड़ा और यही चीज़ हमेशा चलती रहती थी। अब एक ये कारखाना दिखा रखा है यहाँ पर, नील की खेती जो है किस प्रकार से किया गया था। तो छोटे से एरिया पर नील की खेती की गई, बड़े से एरिया पर जो है आप अपने अनाज वगैरह को उगा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी था, है ना। आप कह रहे हैं कि भाई नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। अब नील गांव कौन से हो गए, ये वो गांव कहलाएंगे जो नील की खेती में व्यस्त थे, ठीक है। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेटस यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़ करके पहले कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। ये प्रोसेस बताया जा रहा है कि नील के पौधों से कैसे नीला रंग निकाला जाता है, ठीक है। तो कई घंटों तक उसके पत्तों को पानी में डुबोया गया, किस तरह के पानी में, गर्म पानी में, ठीक है। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल करके अलग कर दिया गया और द्रव्य जो लिक्विड बन चुका है उसको एक हौद में छान करके अलग निकाल लिया गया, ठीक है। इसी तरह से एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक हौद बना दिए गए और उसको छान करके अलग कर लिया गया। अब दूसरा हौद जो कि वीटर वार्ड था,
कह रहे इस घोल को यहाँ पर लगातार हिलाते रहते थे और पेंडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छान करके अलग कर लिया, मतलब लिक्विड अलग कर लिया, और जो जम चुकी है वो नीचे चली गई अपने आप ही, और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी दूसरे कुंड में निकाल करके रख ली जाती थी और इसके बाद उसको निचोड़ करके बिक्री के लिए सुखा लिया जाता था, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बेचा जा रहा है, ये इस वाली इमेज में चित्र नंबर 13 में, कि बिक्री के लिए जो है यहाँ पर नील जो है वो तैयार हो गए। तो नील की खेती में किस प्रकार से किया गया, किस प्रकार के व्यक्ति डंडे से जो है हौद को हिलाते थे, और ये जो है पूरी फैक्ट्री यहाँ पर, ये छोटा सा एरिया आपको देख रहे हो यहाँ पर उसको नील के पत्तों को सुखाया उखाया जाता था, उसके बाद एक के बाद एक हौद में डाला जाता था और इनको अलग कर लिया जाता था। ये प्रोसेस रहा नील के पौधों से नीला रंग निकालने का। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत अधिक आकर्षित थे, भाई कर्जा मिल रहा है आसानी से, है ना, अब कर्जा मिलता जा रहा है तो पैसा लेने में किसी को दिक्कत तो थी नहीं। कह रहे जो किसान पहले इस कर्जे से बहुत ही आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी ज़्यादा कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था, क्योंकि भाई कर्जे तो मिलते ही जा रहे थे बार बार और लेना पड़ ही रहे थे। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, क्योंकि नील की खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए। लेकिन नील के साथ परेशानी भी थी। क्या परेशानी थी कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी, मतलब मिट्टी में जितने पोषक तत्व हैं वो सब वो खींच लेती थी। एक बार जिस जगह नील की खेती कर दी गई वो जमीन फिर बंजर हो जाती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती की ही नहीं जा सकती थी। ये सबसे बड़ी समस्या थी नील की खेती के लिए। अब क्योंकि नील की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती नील की खेती उगानी भी नील की खेती करवाना शुरू कर दिया किसानों से। उनको लालच दिए गए तरह तरह के, और धीरे धीरे जो है उनको समझ में आ गया किसानों को कि भाई नहीं ये हमारे साथ जो है अब कुछ गलत कर रहे हैं। अब जब उनको समझ में आया तो ऑब्वियस सी बात उन्होंने मना करा। एक बंदा हाँ कह रहा है, एक ना कह रहा है, वो ना पे टिका हुआ है, एक हाँ पे टिका हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो विद्रोह यानी रिवोल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे क्या हो गया, नील विद्रोह, और उसके बाद तो धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से उन्होंने दीवान हासिल करा। दीवान हासिल करने के बाद किस प्रकार से उन्होंने नील की खेती करनी शुरू करी। अच्छा, ऐसे ही नहीं कर दी, पूरा डिमांड देखा, बाजार को चेक करा, फिर पता लगा कि हाँ डिमांड बढ़ रही है, कैरीबाई देश जो है वो इसको अब पूरा कर नहीं पा रहे हैं। फिर उन्होंने लालच देना शुरू करा, अलग अलग बंदोबस्त बनाए, है ना, अलग अलग सेटलमेंट्स किए लोगों के साथ, किसानों के साथ, और अंत में जाकर के उन्होंने जितना बेवकूफ़ बना सकते थे बेवकूफ़ बनाया। देखो लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन भाई आदमी को समझ तो आता है, ये तो तय है कि अकल तो ज़रूर आएगी, चाहे मरने से 1 सेकंड पहले आए, पर आएगी ज़रूर। तो लोगों को भी ये आ गई। अब आ गई तो ऑब्वियस सी बात है विद्रोह शुरू हो जाएगा। तो यही टॉपिक आ गया हमारा कि नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ। देखिए, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया। वे तलवार, भाले और 3 कमान लेकर के नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर के लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। जो नील की खेती करने लगे थे ना लोग, इतना विद्रोह होने के बाद भी, तो उनका उन्होंने क्या करा, बहिष्कार कर दिया, समाज में रखने के लायक उनको माना नहीं। ठीक है, बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंट की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों, जो लाठीधार गुंडे हैं, उनसे वो डरेंगे, बल्कि वो उनको मारेंगे। अब ये रिवोल्ट देख रहे हो आप कितना ज़्यादा बढ़ चुका था। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इनमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। भाई उनको काफ़ी ज़्यादा दबाया जा रहा था इस खेती को करने के लिए। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। भाई इतनी हिम्मत उनको कहाँ से मिल रही है ना। तो 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। कहाँ से पावर आई? स्थानीय जमींदार, मतलब जो पहले के क्या थे, राजा, और वहाँ के मुखिया। कह रहे इनका समर्थन अगर हमें मिल गया ना तो हम इनके खिलाफ लड़ सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ।
बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने लड़ाई की। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले रहे थे, जमींदारों से किराए के ऊपर, है ना, लंबे लंबे टाइम पर। अब किसी व्यक्ति से 200 साल तक के लिए आप जमीन ले लो किराए पर, 200 साल में तो उसकी 3-4 पीढ़ियां निपट जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी अगली पीढ़ी को पता ही नहीं होगा ये जमीन किसकी है, फिर आपका कब्जा हो गया। तो भाई ये सब टेंशन की बात होगी थी इनके लिए काफी ज्यादा। आगे बताया गया है कि नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद, 1857 की जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ था, कह रहे उसके बाद ब्रिटिश सरकार एक और बड़े स्केल पर व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। अभी 57 की लड़ाई हुई है और बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया था यार 1817 अचानक से, जिनकी वो तैयारी करके भी नहीं बैठे थे। कह रहे यार उससे डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। तो कह रहे कि भाई रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। ठीक है, मतलब रैयत किसान अभी भी ये सोच रहे हैं कि सरकार जो है ना भाई, वो उनकी बात को समझती है कि भाई हाँ उनके साथ दिक्कत हो रही है, वो कर्जे में डूबते ही जा रहे हैं, तो कुछ तो किया जाएगा। तो बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब अनुबंध यानी कि वो एग्रीमेंट जो उनसे जबरदस्ती करवाए गए थे, कह रहे अब इनके लिए जो है मजबूर इनको नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ठीक है, अभी खाली ये बोला गया कि जबरदस्ती अनुबंध हम नहीं करवाएंगे, बट ये नहीं बोला कि खेती नहीं करवाएंगे। तो उनको ये लगा कि भाई रानी विक्टोरिया ने बोला है कि अब हम खेती नील की नहीं करवाएंगे। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। अब देखो, वो काम कर रहा था ये सोच करके वो लड़ाई ना हो, किसानों को लगा कि वो हमारे साथ है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील के जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में काफी ज्यादा लिखा और लोगों को अवगत कराना शुरू कर दिया। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। अब देखो, सरकार बेसिकली किसके साथ ही रही? बागान मालिक के, है ना। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती करने पर उनकी आलोचना भी काफी ज्यादा की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। देखो, सबसे बड़ा नील की खेती में ठीक है मुनाफा बहुत ज्यादा था, पर उसके 2-3 नुकसान बहुत ज्यादा थे। पहला तो ये कि उपजाऊ जमीन पर ही हो सकती थी, और जहां पर उगेगी उस जमीन पर कोई दूसरी फिर फसल ही नहीं उगती थी बहुत सालों तक। एक ये नुकसान था। दूसरा नुकसान उसका सबसे बड़ा ये था कि भाई इनसे उगवाया तो जा रहा था, खेती तो करवाई जा रही थी, लेकिन उतना मुनाफा इनको मिल नहीं रहा था। उस रेट में नील वो लोग खरीद नहीं रहे थे। और भाई देखो, आप अनाज उगाओगे तो आप उसको 10 जगह बेच सकते हो, पर नील तो आपको किसी एक ही व्यक्ति को बेचना था, क्योंकि हर कोई तो नील खरीद ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर उनको दिक्कत ज्यादा होने शुरू हो गई थी। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। मतलब अब उन्होंने जो एग्रीमेंट कर रखा है, उस टाइम पर किसी का एग्रीमेंट मान लो चल रहा था कि हाँ इस साल हम खेती करेंगे, तो कह रहा आप इस साल कर लो, बट आगे आप मना कर सकते हो। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, खत्म होने लगा। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंग, आर्टिफिशियल कलर का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अब नेचुरल रंग तो बन ही रहा था ना नील की खेती से, लेकिन हुआ क्या कि 19वीं सदी के आखिर में आर्टिफिशियल रंग और तरह के रंग जो है वो बनने लगे, जिससे उनकी नील की खेती पर काफी ज्यादा वो इफेक्ट कर गया। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर के नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। अब देखो, इसमें सवाल बहुत ज्यादा आता है कि गांधी जी कब वापस आए? ठीक है, 15 में वापस आ गए। 1 साल उन्होंने जायजा किया था। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं, और सबसे पहला आंदोलन गांधी जी ने बिहार के चंपारण से शुरू करा था। किसके साथ होकर के? तो नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को देखते हुए नील की खेती करने वाले किसानों का उन्होंने साथ दिया था।
तो 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत में उन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अध्याय यहाँ पर जो है खत्म हो चुका है। एक ये स्रोत 3 जो है यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, जिसमें कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। भीख मांग लूंगा परंतु भाई मैं नील को नहीं उगाऊंगा, मतलब नील की खेती नहीं करूंगा। ये जो है नील आयोग रिपोर्ट खंड 2 सबूतनामा पृष्ठ संख्या 67 पर लिखा हुआ एक छोटा सा जो है उसका ये आपको बता रखा है। कह रहे चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब कुछ इस तरह से दिए हैं, तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर कि WS सीटनकार नील आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने पूछा, क्या अब तुम नील की खेती करने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? किससे पूछा जा रहा है? हाजी मुल्ला से पूछा जा रहा है। तो हाजी मुल्ला इसका जवाब दे रहे हैं कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है या नहीं, पर मैं नहीं उगाऊंगा। श्री साले ये पूछते हैं कि क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने बोला, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो नील की खेती का जो है ये विरोध कुछ इस प्रकार से किया गया था, जहां पर चंपारण में जाकर के गांधी जी ने मदद भी करी थी वहां पर किसानों को। ठीक है, तो ये अध्याय हमारा यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ गतिविधि है और आपको पता है कि अध्याय के अंत में आपको अन्यत्र जो है वो दिया जाता है, तो हम अन्यत्र को जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ उसी टाइम पर कुछ और जगह की भी जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने ताकि एक स्क्रीन पर आपको नजर आ जाए। तो देखो, अन्यत्र में हमें बता रखा है वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। अब कैरिबियाई देश आपको पता होना चाहिए कि कैरिबियाई देश के अंदर वेस्ट इंडीज जो है वो नील का उत्पादन कर रही थी, लेकिन वहां पर कुछ विद्रोह हुआ, कुछ दिक्कतें ऐसी हुई जो अभी भारत में हो रहे हैं ना, वो वहां पर उस वक्त हो चुके थे, जिस वजह से वहां की नील की खेती बंद हो चुकी थी पूरी तरह से। तो उसी के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा बता रखा है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्या पता इसमें से भी हमसे सवाल पूछ लिए जाए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मशीनरी जो बेप्तिस्त लाबत ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस इमेज की बात की जा रही है जो यहाँ पर है, ये लबात की एक पुस्तक है, वहां से इस तस्वीर को खींचा गया है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है कि नील उत्पादन जो है वो किन किन स्टेजेस पर किए जाते थे। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेल्टर वॉट में डाल रहे हैं। ये रे यहाँ पर, ठीक है, सेल्टर वॉट में यहाँ पर डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहे हैं। ये यहाँ पर ये रे सर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करे वो नील को घुमा रहे हैं। फिर कह रहे दाएं से बाएं, आप दूसरा देख सकते हो, ये जो यहाँ पर ये बैठा हुआ है। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरे में भरकर सुखाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये शायद एक ये रहा यहाँ पर, ठीक है, और एक देखो ये रहा यहाँ पर, ये जो है नील को सुखाने के लिए लेके जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की नुगदी को मिलाकर के सांचे में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बगान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर के ये रहा और सारे गुलामों पर नजर रखता रहता है कि भाई कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस अध्याय के अंदर जो है नील की खेती के बारे में हमें बताया गया और हमने अच्छे से जाना कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन जो है किस प्रकार से चलाया अंग्रेजों ने जब उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। सत्ता तो पिछले अध्याय में ले ली अपने हाथ में, और यहाँ पर उन्होंने उसको कैसे आगे बढ़ाया, कौन कौन से बंदोबस्त किए, किस तरह के जो है वो मैंने राजस्व इकट्ठा करने के कौन कौन से तरीके अपनाए गए, और नील की खेती किस प्रकार से की गई, कैसे उसकी शुरुआत हुई और कैसे वो अंत हो गया, और गांधी जी की एंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल गई है। तो इसका मतलब है कि आप इस अध्याय के अंदर भारत को आज़ाद होता हुआ भी ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी पिछले वीडियोस जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके जरूर चेक करिएगा। लाइक शेयर जरूर करिए, आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और कोई भी इशू अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और हमें ऑब्वियस ही बात है यार बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो मतलब बेस्ट ऑफ लक है ही, और मेहनत करिए, जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र, कोई लिमिट कुछ नहीं होता, कोई समय कुछ नहीं होता, जब मन करे तब सीखिए। ये इंटरनेट के ज़माने में यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप कहीं से भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन हाँ, हम आपस में जुड़े रहे इतनी देर के लिए, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। बाकी वीडियोज़ को देखिएगा, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।